ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द लॉ ऑफ टॉर्ट्स के चैप्टर से। एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है राइलेंड वर्सेस फ्लेचर देखा है, काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी जो है वो हम लोगों ने देखा है। एंड इसमें हम लोगों ने स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी कवर किया है। आज के वीडियो में हम लोग विक्रियस लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं तुमको समझा देता हूँ कि इसमें स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस भी है। उस एक्सेप्शंस को हम लोग एक बार कर लेंगे आज। नीचे चलते हैं हम लोग। ओके, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग स्ट्रिक्ट एंड राइलेंड वर्सेस फ्लेचर, मतलब वो कौन से कंडीशंस होंगे जिस कंडीशंस में आप राइलेंड वर्सेस फ्लेचर के केस को लागू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अगर कोई सिमिलर केसेस आया कोर्ट के पास, तो कब कोर्ट का जो जज है वो राइलेंड वर्सेस फ्लेचर का केस रेफर कर सकता है। ठीक है, तो वो कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड है। दो एसेंशियल कंडीशंस है, एक है एस्केप, दूसरा है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। पहला है एस्केप। एस्केप मतलब आपकी गलती की वजह से अगर एस्केप हुआ, आप ही के कारण अगर एस्केप हुआ, आपका सामान आपके जगह से एस्केप होके जा रहा है किसी दूसरे जगह पे, ठीक है, और उनको हार्म पहुंचा रहा है, तो ये राइलेंड वर्सेस फ्लेचर जो है वो लागू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का केस जो था वो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास। क्या बताओ? लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था जो हार्मफुल ओरियम गैस था वो लीक करके दूसरे जगह पे जा चुका था, और आसपास के जो नेबर्स थे वो लोग जो है बहुत मारे गए, मतलब डेथ हो गया, उनका मृत्यु हो गया। एंड उसके साथ और भी बहुत लोग जो थे आसपास, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उसमें भी राइलेंड वर्सेस फ्लेचर का केस जो था वो हम लोगों ने एप्लीकेबल किया था, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना, एस्केप जो है वो होना चाहिए, ठीक है। The harmful substance or activity must escape from a place under the defendant's occupation। ठीक है, डिफेंडेंट का जो जगह है उस जगह से एस्केप करना जरूरी है। डिफेंडेंट कौन? आप, क्योंकि आप डिफेंड करोगे ना अपने आप को, क्योंकि कोई दूसरा केस करेगा तुम्हारे ऊपर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो भी सब्सटेंस तुमने घर पे लेकर आए थे वो एस्केप करके किसी दूसरे के घर जा चुका है और उनको नुकसान पहुंचा है, तो वो लोग आपके ऊपर केस कर देंगे। आपको क्या करना है? आपको करना है डिफेंड अपने आप को। अपने आप को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट में जाके क्या करोगे? डिफेंड ही तो करोगे, और कुछ है करने के लिए? नहीं। नेक्स्ट क्या है? द सब्सटेंस और एक्टिविटी मस्ट बी लाइकली टू कॉज मिसचीफ। वही सब्सटेंस जो है उसने ही मिसचीफ किया, मिसचीफ रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो एस्केप हो गया था। इफ इट एस्केप्स, क्या बताओ? इफ इट एस्केप्स, क्या है? समझ में आ रहा है? समझे? कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखो, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। द डिफेंडेंट इज लाइबल इफ दे यूज द लैंड इन अ नॉन नेचुरल वे। अगर आप अपने घर में बोलोगे कि यार मैं अपने घर में जो छोटा सा ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर मैं बहुत बड़ा रिजर्वर बनाऊंगा, बहुत पानी स्टोर करूंगा, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन ये नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है। ये नेचुरल वे है ही नहीं लैंड का यूज़ करना। आपने परमिशन नहीं लिया, आपने जगह का जांच नहीं करवाया, आप मन मर्जी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। इफ द यूज ऑफ लैंड इज नेचुरल, अगर तुम नेचुरली यूज कर रहे हो लैंड को, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डज नॉट अप्लाई। तो वो अप्लाई नहीं होगा। अगर नेचुरली तुम यूज कर रहे हो तो, लैंड को अगर नेचुरली यूज कर रहे हो तो, क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दूं मैं? सुनो बहुत अच्छे से। आज के टाइम पे नहीं, लेकिन बहुत टाइम पहले तुम्हारे पिताजी या फिर उनके डैडी, उनके मम्मी, ठीक है, तुम्हारे मम्मी के मम्मी, उन लोगों ने ना, उनके घर में वेल होते थे पहले। वेल, कुआं जिसको हम लोग कहते थे, ठीक है, ऐसे वेल होते थे, वेल, ठीक है। इस वेल में एक ऐसे करके रस्सी था, और एक साइड से बकेट आता था और एक साइड से पुलिंग होता था वेल इसका, राइट। अब हुआ क्या, ये वेल है, ठीक है। अब पहले से ही हर घर में एक वेल तो था ही, वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड ही है, ठीक है। ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। तुम घर बना रहे हो, वहां पे पानी का सोर्स नहीं लाओगे क्या? ऑब्वियसली, बिल्डिंग ए लैंड इज वेरी, बिल्डिंग अ वेल इज वेरी वेरी नेचुरल। उसी के साथ साथ बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी, राइट, वेरी वेरी नेचुरल। तुम घर बना रहे हो, तुम्हारे घर के आसपास जो है वो ड्रेनेज सिस्टम तो तुम बनाओगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाओगे जहाँ गंदा पानी जाएगा, है ना, तुम्हारे घर से जाएगा, सबके घर से जाएगा गंदा पानी। अब जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ वो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे वेल के सामने से होके जा रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि
सर मेरे को करना क्यों है? तुमको पता नहीं होगा कि अगर ड्रेनेज सिस्टम वेल के सामने है तो वेल का जो पानी है ना वो खराब हो जाता है, वो लीक करता है नीचे, नीचे होता है लीकेज, एंड लीकेज की वजह से खराब हो जाता है पानी। ठीक है, तो तुम क्या कुछ कर सकते हो इसमें? तुम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग यू कैन डू। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। तुम्हारे घर के सामने जो ये नाला तुमने बनाया, उस नाले से पानी जा रहा है वेल को, तो तुम्हारे घर से निकल के जा रहा है इस पे, है ना, इस वेल पे, क्योंकि वेल पास में ही सामने ही है और बहुत बड़ा नाला तुमने बनाया। तो इससे क्या कुछ हो पाएगा? बताओ, इससे कुछ केस वगैरह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड ही है। अगर तुम पॉसिबली कुछ कर सकते थे वो है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था उस टाइम पे अगर तुम बोलोगे कि यार मेरे वेल के सामने से तुम ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं लेकर जा सकते क्योंकि वेल का पानी खराब हो जाएगा, देन वो अलग चीज़ है। लेकिन ये हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम भी बन चुका है, तो ये सारा जो है ना नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। यहाँ पर भी एस्केप कर रहा है, एस्केप करके किसी दूसरे के घर जा रहा है, राइट, दूसरे को डैमेज हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना था, डिफेंडेंट इज लाइबल ओनली इफ इट इज एन अननेचुरल यूज ऑफ लैंड। लेकिन अगर नेचुरल यूज ऑफ लैंड है तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है डिफेंडेंट के ऊपर। देखो, इफ ईदर ऑफ दिस, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आ जाए, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट ईदर इफ दिस कंडीशन इज एब्सेंट, अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर एस्केप किया तो क्या हो गया, तुमने नेचुरली यूज किया होगा, है ना, तुमने नेचुरली यूज किया होगा। और तुम अगर अननेचुरली लैंड यूज कर रहे हो लेकिन एस्केप नहीं हुआ, भी तो कोई डैमेज नहीं है। तो इसीलिए दोनों का होना जरूरी है इस वाले पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो देखो, सिंपल बात यह है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि बताओ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तब तुम ये दो कंडीशन, तुमको एसेंशियल कंडीशन तुमको बताना होगा। पहला है एस्केप, दूसरा है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ठीक है, दिस क्लैरिफिकेशन emphasizes the importance of both conditions being met to hold the defendant strictly liable. strictly liable अगर तुमको करना है डिफेंडेंट को, तो ये बोथ कंडीशन जो है उसको एप्लीकेबल होना होगा। अब एक कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम लोग एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मतलब एक्सेप्शन है। देखो, दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ है। पहला कंडीशन है तुम्हारा, पहला कंडीशन हुआ एस्केप, एस्केप का कंडीशन दूसरा है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये दोनों कंडीशन है, ये पहला कंडीशन, ये तुम्हारा दूसरा कंडीशन है। दोनों फुलफिल हुआ, ये भी फुलफिल हुआ और ये भी फुलफिल हुआ, पकड़ लो, दोनों फुलफिल हुआ, लेकिन फिर भी तुमको छोड़ दिया जाएगा। क्यों? ये एक्सेप्शंस है, ये कुछ कंडीशंस है जहां पे तुमको छोड़ दिया जाएगा। ये सारे, पहला है डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। पहली बात ये है कि तुमने नेचुरली यूज किया, तुमने नेचुरली यूज किया तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन, द कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर ऑर्डिनरी डोमेस्टिक पर्पसेस इज कंसिडर्ड नेचुरल यूज। तुम कलेक्ट कर रहे हो पानी, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर घर में लेकर आ रहे हो, तो वो नेचुरल है, ठीक है, वो नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, नॉन नेचुरल नहीं है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स वाटर पाइप, वर्किंग ऑफ माइन एंड मिनरल्स ऑन लैंड, लाइटिंग ऑफ फायर इन अ फायर प्लेस, नेसेसरी वायरिंग फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिक लाइट्स, है ना, ये तो तुम घर बनाओगे, ये सारा नेसेसरी होगा, जैसे कि वाटर पाइप्स, फिर नेसेसरी वायरिंग वगैरह, है ना। नेक्स्ट जो है वो है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ का मतलब, प्लेंटिफ कौन? प्लेंटिफ वही बंदा जो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया। अब वो ये जो तुम रिजर्वर बना रहे थे ना, ये जो तुम रिजर्वर बना रहे थे रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में जो हम लोगों ने देखा है, ये जो तुम रिजर्वर बना रहे थे, इसके टाइम अगर तुमने इस कोल माइनिंग का जो आदमी है, इससे अगर तुमने परमिशन ले लिया कि भाई मैं रिजर्वर बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या मैं बनाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तेरा तो कोल माइनिंग का बिजनेस है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो अगर तुमने परमिशन ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से तुम बना सकते हो तुम्हारा रिजर्वर, तब भी तुम बच जाओगे। तब अगर वाटर लीकेज किया, इसका कोल माइनिंग खराब हो गया, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम रिटर्न कंसेंट में ले लो, कंसेंट ले लोगे इन रिटर्न कि हाँ तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखित दे दोगे। वो पैसा लेगा थोड़ा बहुत, बोलेगा हाँ मैं कंसेंट दूंगा, तू 50,000 रुपये मुझको दे देना। तो तुम बनाने से पहले 50,000 का खर्चा किए, उसको बोले कि हाँ ठीक है तू 50,000 रख ले, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, तेरा कोल माइनिंग का है, बाद में कुछ हो गया तो भाई मेरे ऊपर मत आना। तो पहले से तुमने कंसेंट ले लिया प्लेंटिफ का।
consent of the plaintiff. If the plaintiff consent is to the accumulation of dangerous thing on the defendant's land, ability does not arise. Consent is implied if the danger is for common benefit of both parties. कि तुमने बता दिया उसको कि भाई डैमेज हो सकता है, देख ले पहले से, मैं कंसेंट ले रहा हूं तेरा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। किसी तीसरे की वजह से, किसी स्ट्रेंजर की वजह से कुछ हुआ, किसी स्ट्रेंजर की वजह से आपका जो ये वाटर लीकेज हुआ, ये किसी स्ट्रेंजर की वजह से हुआ। क्या है, समझ में आ रहा है? किसी स्ट्रेंजर के वजह से हुआ, ठीक है, किसी स्ट्रेंजर की वजह से हुआ। अगर स्ट्रेंजर की वजह से हो रहा है तो आपका कोई गलती नहीं है यहाँ पे। इफ हार्म इज कॉज्ड बाय स्ट्रेंजर ओवर हुम द डिफेंडेंट हैज नो कंट्रोल, द डिफेंडेंट इज नॉट लायबल। अगर स्ट्रेंजर की वजह से हुआ, किसी तीसरे आदमी ने आके यहाँ का जो ये जो स्टैंड है इसको ना काट दिया, इसको 100 से काट दिया, काटने के बाद ये गिर गया, गिरने के बाद ये उसके अंदर चला गया उसके घर में, तो इसका क्या गलती? किसी तीसरे ने। तो वो जो तीसरा थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी, वो जो थर्ड पार्टी है वो रहेगा लायबल, वो रहेगा लायबल। क्या ये समझ में आ रहा है? थर्ड पार्टी रहेगा लायबल। क्या इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? हाँ, ओके। फिर देखो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है? क्या बताओ ना, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब? अजी पब्लिक बॉडी है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक बॉडी स्टोरिंग वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी बाय स्टैट्यूट प्रोवाइडेड दे हैव टेकन रीजनेबल केयर। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, ये जो गैस एजेंसी है, गैस एजेंसी, गैस एजेंसी, ये जो तुम गैस एजेंसी देखते हो, क्या वो गैस एजेंसी जो है वो डेंजरस है? आसपास तो घर भी है, लेकिन क्या गैस एजेंसी होना ज़रूरी है? आंसर है यस। लेकिन क्या तुमने रीज़नेबल केयर लिया? हाँ, मैंने रीज़नेबल केयर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर तुमने रीज़नेबल केयर लिया और फिर भी गैस एजेंसी से ऐसा काम हो, मतलब गैस एजेंसी जहाँ पे गैस स्टोर होता है, स्टोर करके रखते हैं वो लोग, और जो आप लोग जाके गैस लेकर आते हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई जिसके कारण आपके घर को डैमेज हुआ है, ठीक है, तो क्या मतलब आपका कोई गलती है इसमें? नहीं, आपका गलती तो है नहीं। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का गलती है? नहीं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का भी गलती नहीं है। ये अनअवॉइडेबल था जिसके कारण ये हुआ। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि गैस एजेंसी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? अगर गैस एजेंसी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी कुछ कर नहीं सकते, और गैस एजेंसी का भी जो है वो गलती नहीं है, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है गैस प्रोवाइड करना सबको। Example, in Green versus Chelsea Waterworks, the defendant company was not liable for a burst main that flooded the plaintiff's premise as it was performing a statutory duty. ठीक है। या फिर वाटर सप्लाई दे रहे हैं, जैसे दिल्ली में वाटर सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, टैंकर लेकर आ गया, टैंकर लीक करने लग गया, ये टैंकर तुम्हारे घर के सामने रखा और टैंकर से अचानक टैंकर ब्लास्ट करके सारा पानी तुम्हारे घर में आ गया, तुम्हारे घर में आके तुम्हारे जितने सोफे वोफे है सब कुछ डैमेज कर दिया। तो क्या क्या बताओ, तुम क्या लायबल पकड़ोगे इसको, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को लायबल करवाओगे? नहीं, क्योंकि वो उसका स्टैट्यूटरी ड्यूटी था, ये सारा कर रहा था। ये जो गलती हुआ है इसके कारण तुम किसी को जो है ना दोष नहीं दे सकते, ये एग्जेम्पशन में आ जाता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, समझ में आ चुका है? सेकेंड लास्ट है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कि भगवान के कारण जो हुआ। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ये होता है, जैसे तुमने OMG में देखा होगा अक्षय कुमार का। एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक, फिर तुम्हारा फ्लड, नेचुरल कॉजेस, ठीक है, इसको हम लोग भगवान का एक्ट कहते हैं, हम लोग भगवान का गलती कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड। तो अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अर्थक्वेक आया तुम्हारे घर में, तुमने रिजर्वर बनाया, अर्थक्वेक आया, ठीक है, और रिजर्वर टूट गया जिसके कारण तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि रिजर्वर से पानी निकल के चला गया। तो ये एक्ट ऑफ गॉड है। गॉड ने अर्थक्वेक लाया, ज़मीन फट गया और ये रिजर्वर जो है वो गिर गया। तो तुम कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो एक्ट ऑफ गॉड यहाँ पे आ जाता है, एक्सेप्शन में आ जाता है। तो अगर तुम्हारे कारण ही उसके घर में किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड है जो तुम कंट्रोल में कर नहीं सकते थे, तो बताओ क्या? हाँ जी, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है, केस फाइल नहीं हो सकता।
If an escape is caused by natural causes without human intervention and beyond human foresight, the defense of act of God applies. मतलब ह्यूमन बीइंग्स के सोच से परे अर्थक्वेक आएगा, किसको पता था अर्थक्वेक आएगा, ठीक है ना। लास्ट में है देखो, एस्केप ड्यू टू प्लांटिव्स ओन डिफॉल्ट। प्लांटिव के खुद के डिफॉल्ट के कारण एस्केप हुआ। प्लांटिव आया, हंसते हंसते मजाक में क्या किया इसने, इसमें जो ये पाइप का जो यहाँ पे नल से जहाँ पानी निकलता था ना, उसको खुला रख दिया रात को मजाक से, सोचा कि मजाक करेंगे, और यही पानी जाके उसके कोल को डैमेज कर दिया। ठीक, यही बंदा आया था, यही बंदा, इस कोल माइनिंग के ओनर आए थे, आके रात में मजाक करके वो खुला छोड़ दिया नल, सारा पानी निकल के, इसको तो डैमेज हुआ ही हुआ, इसके घर में चला गया सारा पानी। तो क्या बताओ, अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है, राइट, अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है। हाँ जी, अननेचुरल हो नेचुरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफेंडेंट, ये जो आपके डिफेंडेंट है जिसके ऊपर तुम केस कर रहे हो क्योंकि इसका पानी निकला तुम्हारे उस पर, कोई देखे नेचुरल अननेचुरल कुछ नहीं देखेंगे, तुम्हारे कारणवश हुआ। तुमको किसने बोला था जाके नल खोल के आ जाने के लिए रात को? सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गया। तुम बोले मजाक किए थे, और मजाक किए तो तुम भुगोगे, भुगतान तुमको करना है, ठीक है। इफ द डैमेज इज कॉज्ड by the plaintiff's own action or instruction into the defendant's property, the defendant is not liable. Defendant is not liable. Intrusion मतलब उसके फॉरसाइट से निकल के उसको बिना बता के, ठीक है, तुम उसके प्रॉपर्टी में आके तुमने खोल दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो चुका है। एमसी मेहता का केस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, इसको रीड करना है एक बार घर में। जो इंडिया में केस हुआ था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, वो हार्मफुल ओरियम गैस जो लीक हुआ था, हैजर्डियस था। तो ये तुमको एक बार रीड करना है, इसको मैंने करवा दिया है पहले क्लासेस में, ठीक है, सेम चीज़ है। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं ना, उसको कहा जाता है विक्रियस लाइबिलिटी। क्या कहा जाता है बताओ? विक्रियस लाइबिलिटी। विक्रियस लाइबिलिटी, देखो विक्रियस लाइबिलिटी मतलब किसी और ने मिस्टेक किया जिसके कारण आपके ऊपर जो है वो सारा इल्ज़ाम आया है, किसी और की गलती की वजह से आपको धर पकड़ रहे हैं लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल है मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर इन अ फर्म। देखो, मास्टर एंड सर्वेंट, तुम मास्टर हो और तुम्हारा सर्वेंट है, वो ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट, जब तक वो एम्प्लॉय है तुम्हारा, क्योंकि एज अ सर्वेंट वो काम कर रहा है, बीइंग अ सर्वेंट इज एन एम्प्लॉय, इज अ जॉब, राइट। तो वो तुम्हारा एम्प्लॉई है, मास्टर एंड सर्वेंट। तो बीइंग योर सर्वेंट, उसने अगर कोई भी काम कर दिया, कोई भी उल्टा सीधा काम, तुमने अपने सर्वेंट को लेकर गए तुम्हारे किसी दोस्त के घर, ठीक है, और वो दोस्त के घर एंटर हुआ, सर्वेंट भी एंटर हुआ, और सर्वेंट ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ उसको आँख में लगा, वो था एक फ्लावर वास, ठीक है, वो वेरी एक्सपेंसिव फ्लावर वास। वो गया उसको पकड़ने, गलती से हाथ से गिर गया और टूट गया। तोड़ा किसने? सर्वेंट ने। भरपाई किसको करना होगा? तुमको, क्योंकि तुम हो मास्टर। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है इस चीज का कि कोई और गलती कर रहा है और तुमको भरपाई करना पड़ रहा है। एजेंट का भी यही है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन, प्रिंसिपल मतलब कौन? प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो रिलेशनशिप है कहीं पर भी हो सकता है। तुमने किसी दूसरे को काम दिया करने के लिए, तुमने बोला तुम्हारे बिहाफ पे जाके वो काम करेगा, तुम्हारे बिहाफ पे जाके वो काम कर रहा है, तुम्हारे बिहाफ पे जाके अगर काम कर रहा है, हम लोग मानेंगे तुम ही काम कर रहे हो। तो एजेंट ने किसी भी प्रकार का गड़बड़ कर दिया तो वो प्रिंसिपल के ऊपर ही आएगा। लास्ट में है पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनर्स इन अ फर्म, जैसे कि फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तुमको पता है, ठीक है। और फर्म का एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो होता है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है हर पार्टनर का। किसी भी एक पार्टनर ने अगर गलती किया ना, तो सारे पार्टनर को भरपाई करना होगा। किसी भी एक पार्टनर की गलती की वजह से सारे पार्टनर्स को भरपाई करना होता है, इसको कहा जाता है पार्टनरशिप। लेकिन इसी को इवॉल्व करके अगर हम लोग दूसरा बिजनेस के बारे में बात करें, वो है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो तुम लोग एग्जीक्यूटिव में देखोगे, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी एक पार्टनर ने अगर गलती किया तो बाकी पार्टनर सेफ रहता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में किसी भी एक पार्टनर ने गलती किया तो बाकी सारे पार्टनर्स जो है वो लायबल रहेंगे।
कुछ कर नहीं सकते हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल एंड एजेंट। मैक्सिम है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका मतलब ये होता है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। वो इंसान जो किसी दूसरे से काम करवा रहा है वो खुद ही काम कर रहा है, ये हम मान के चलेंगे। मैक्सिम क्या है फिर से बताओ? क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। फिर देखो, द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय द एजेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज। सेम ही है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। केस लॉ है लयॉर्ड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कंपनी। मैनेजिंग क्लर्क ऑफ द सॉलिसिटर फर्म कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट अ क्लाइंट। ठीक है, तो तुम्हारी ही वहाँ पे काम करता, तुम्हारी ही फर्म में काम करता था कोई क्लर्क, उसने फ्रॉड कर दिया अगेंस्ट अ क्लाइंट बाय इंड्यूसिंग हर टू ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी। बाय इंड्यूसिंग मतलब उसको ऐसे बहला फुसला के उसकी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवा लिया उसने। ठीक है, अपने नाम करवा लिया उसने। इंड्यूसिंग उसको किया गया है, मतलब इंड्यूस करना मतलब उसको झूठ बोल के तुमने उसको इंड्यूस किया। ठीक है, करवाया, कोई काम करवाया तुमने झूठा झूठा बोल के, उसका खुद का प्रॉपर्टी तुमने अपने नाम कर लिया। तुम कौन हो? तुम क्लर्क हो उस फर्म में, तुम क्लर्क हो जहाँ पे काम करते हो उस फर्म में, तुम क्लर्क हो। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? द फर्म जो कि प्रिंसिपल है वॉज हेल्ड लाइबल बिकॉज ऑफ फ्रॉड ऑकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फर्म को हम लोग पकड़ेंगे, तुम्हारे वहाँ यहाँ पे तुम्हारे जो कर्मचारी थे उसने गड़बड़ किया। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पार्टनर्स का, तो फर्म नॉर्मली फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने अगर गलती की, यहाँ पे तो क्लर्क ने गलती किया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक पार्टनर ने गलती किया तो वो जॉइंटली लायबल होते हैं। देखो, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय वन पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर फर्म्स बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर बिजनेस का मतलब होता है ऑर्डिनरली दिनचर्या में जो उसके बिजनेस के डेज थे, ड्यूरिंग दैट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसने कोई गलत काम कर दिया किसी एक पार्टनर ने, तो बाकी सारे पार्टनर्स को भी पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। क्या है समझ में आ रहा है? केस लॉ है हैमलिम वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी। वन पार्टनर ब्राइब्ड अ क्लर्क टू डिवल्ज बिजनेस सीक्रेट्स। मतलब एक पार्टनर ने ब्राइब किया, ब्राइब मतलब पैसा दिया, ब्राइब दिया किसको? किसी एक क्लर्क को, किसी दूसरे फर्म का क्लर्क होगा, उस क्लर्क को पैसा दिया और बोला कि तुम्हारे जो फर्म है उस फर्म में जो जितनी भी सीक्रेट्स है वो मुझको ला कर दो। ठीक है, अब लास्ट में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ पकड़ा गया, ये पार्टनर पकड़ा गया। हालांकि ये पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स को बिना पूछे ये काम किया। ठीक है, लेकिन पुलिस जो है सारे पार्टनर्स को लेकर जाएंगे फॉर हेल्ड लाइबल। बोथ पार्टनर्स वेर हेल्ड लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय वन। कोई भी अगर दो है तो दोनों, अगर चार है तो चारों, सबको पकड़ के लेकर जाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप। मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशनशिप में तुमको हमेशा याद रखना है कि अ मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अ सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब तक वो उसकी एम्प्लॉयमेंट में है तब तक। उसने काम छोड़ दिया, 5 दिन हो गए, अब अगर वो कोई किसी प्रकार का डाका डाल रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर लाइबल नहीं है, लेकिन जब तक वो एज अ तुम्हारा सर्वेंट है घर पे, तुम लाइबल रहोगे उसके हर काम के लिए। उसको तो पकड़ेंगे ही, तुमको भी पकड़ेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, द सर्वेंट इज ऑल्सो लाइबल, देयर लाइबिलिटी इज जॉइंटली एंड सेवरल। मतलब दोनों लाइबल रहेंगे, सर्वेंट भी और एम्प्लॉयर मतलब जो मास्टर है वो भी। की पॉइंट्स देखो, लाइबिलिटी अराइजेस ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द रॉन्ग डूअर मतलब जिसने गलत काम किया वो यहाँ पे सर्वेंट है। लाइबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास्टर्स रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस। मतलब मास्टर का कोई रॉन्गफुल इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस था ही नहीं,
ठीक है, मास्टर का कोई इंटेंशन था ही नहीं, नेग्लिजेंस था ही नहीं कि, लेकिन फिर भी लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी इज इंडिपेंडेंट, मतलब मास्टर का रॉन्गफुल इंटेंशन था नहीं था फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी इंडिपेंडेंट है, तुमको लाइबल होना होगा। ठीक है, लाइबिलिटी तुम तभी होगे अगर तुम्हारा मास्टर का रॉन्ग इंटेंशन था, नेग्लिजेंस था, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, नेग्लिजेंस नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे सर्वेंट ने किसी गलत काम, रॉन्ग डूअर है वो, मतलब कोई रॉन्ग काम किया है उसने, तो तुमको भी हम लोग पकड़ेंगे। द मास्टर इज लाइबल इवन इफ द सर्वेंट एक्ट्स अगेंस्ट एक्सप्रेसिव इंस्ट्रक्शंस। मतलब अगेंस्ट मतलब मास्टर ने कुछ एक इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा सर्वेंट है उसने उसके इंस्ट्रक्शन के बाहर जाके कोई काम कर रहा है, एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द स्कोप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब तुम सोचो कि सर एक चीज बताओ, सर्वेंट ने मर्डर कर दिया किसका, अब मेरे को पकड़ के लेकर जाएंगे क्या? हाँ जी, नहीं, वो तुम्हारे टॉट में थोड़ी आएगा। किसी का मर्डर कर दिया वो टॉट में थोड़ी आएगा, वो सिविल, वो तुम्हारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चला जाएगा ना, क्राइम है वो रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, वो क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, तो वो हम लोग अलग उसको तो उसी को लेकर जाएंगे, तुमको तो नहीं लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो मैक्सिम्स। रेस्पोडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। दूसरा है कोएफिशिएंट पर एलियन फेसिट पर से ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। ये दो मैक्सिम अपने को पढ़ने को मिलता है, यहाँ पे स्टार कर दे रहा हूँ मैं, इसको याद रख लेना। रेस्पोडेंट सुपीरियर का मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, मतलब एजेंट ने अगर कोई गड़बड़ किया तो प्रिंसिपल को पकड़ो, प्रिंसिपल को पकड़ो। ठीक है, रेस्पोडेंट सुपीरियर, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, क्वेश्चन आ सकता है। फिर कोई फेसिट पर एलियन फेसिट पर से ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग थ्रू हिमसेल्फ, मतलब मैं अगर किसी और से काम करवा रहा हूं तो मैं ही वो काम कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल एंड एजेंट में ये दोनों लागू हो जाता है ये चीज, राइट? अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है, नॉर्मली देखा जाए तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं रहता है फॉर द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क, लेकिन कुछ चीज़ों में एम्प्लॉयर लाइबल रहेगा। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ, ये जो एम्प्लॉयर होता है ना, ये जो एम्प्लॉयर होगा, ये तो किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को जॉब दिया है ना, तो रूल क्या कहता है, बेसिक रूल क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर तुम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को भी किसी भी प्रकार का काम दे रहे हो और वो काम का जिम्मेदारी वो उसने लिया है, तो जब तक कि ना तुम इसको डिक्टेट कर पाओ कि काम इस प्रकार से कर, उस प्रकार से कर, इसका मतलब ये है कि ये अपने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से काम कर रहा है, तो वो जिस भी प्रकार से काम करेगा, कोई भी किसी प्रकार का अगर लाइबिलिटी हो तो ये इसके ऊपर लाइबिलिटी आएगा, ना कि एम्प्लॉयर के ऊपर। लेकिन कभी कभार एम्प्लॉयर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा। हालांकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी प्रकार का गलती किया है, लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर दोष आ सकता है, मतलब लाइबिलिटी आ सकता है। कैसे आएगा, क्या आएगा, वो हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले, एन एम्प्लॉयर इज नॉट विक्रियसली लाइबल फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स नॉर्मली। ठीक है, डेफिनेशन है सर्वेंट एम्प्लॉयड टू परफॉर्म सर्विस अंडर द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल। दूसरा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स फॉर अनदर बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। मतलब जो अनदर बंदा है जिसके लिए वो काम करता है, मतलब एम्प्लॉयर, वो इसको कंट्रोल नहीं करेगा, इसके काम को कंट्रोल नहीं करेगा, इसलिए इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस, एम्प्लॉयर मे बी लायबल, किसी प्रकार के लाइबिलिटी के ऊपर एम्प्लॉयर लायबल हो सकता है। अब वो कौन से लाइबिलिटीज है वो देखेंगे हम लोग। देखो इसको बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहला, इफ द एम्प्लॉयर ऑथराइजेज द टॉर्ट, मतलब वो टॉर्ट मतलब रॉन्ग काम, ये रॉन्ग काम करने के लिए अगर एम्प्लॉयर ने कहा, उसको ऑथराइज किया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कि हाँ भाई तू ये वाला काम कर, और अगर वो वाला काम टॉर्ट है, मतलब रॉन्ग है, गलत है, तो एम्प्लॉयर लायबल रहेगा। हालांकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया, लेकिन एम्प्लॉयर लायबल रहेगा। दूसरा है इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में अगर आ गया ये, तो ये जो है एम्प्लॉयर लायबल रहेगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर कैसे आता है मैं तुमको समझाता हूँ।
देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर तुमने राइलैंड वर्सेस फ्लेचर देखा है ना? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो पार्टी जिसने वो रिजर्वर बनवाया, उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को जो है जिम्मेदारी दी थी ये रिजर्वर बनाने के लिए। देखो ये वाला, ये जो हम लोगों ने देखा ना, ये वाला, ये जो बंदा है जिसने ये बनवाया, जो ये रिजर्वर बनवाया, इस बंदे ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था कि ये रिजर्वर बनवाओ, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बनवाया, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जमीन के नीचे जो शाफ्ट्स है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं बताया और उसको खुद भी मालूम नहीं था। तो जब ये ऐसे शाफ्ट्स ब्लास्ट हुआ, वाटर लीक हुआ, इसके जो है माइनिंग में चला गया था, तो क्वेश्चन ये आता है कि दोष किसका है, गलती किसका है? क्या इस इंसान का है जिसने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? आंसर है यस, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है। एस्केप ऑफ हार्मफुल एलिमेंट फ्रॉम योर हाउस और फ्रॉम योर प्लेस दैट यू ओन टू दी अदर्स, जिसके लिए वो हार्म हुआ उसको, तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आया, तो क्योंकि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आता है, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। और ये देखो, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इसके अंडर में ही यही आता है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। इस बात का ध्यान रखना, अगर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर आ रहा है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस जैसे आया, ठीक है, तो एम्प्लॉयर मतलब ये बंदा लाइबल है, इसने एम्प्लॉय किया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल नहीं है। ये बंदा जिसने बनवाया, ओरिजिनल ओनर, यही है लाइबल, ठीक है। तो दो हम लोगों ने देख रखा है। पहला है तुम्हारा एम्प्लॉयर ऑथराइज किया टॉर्ट करने के लिए, दूसरा है इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तीसरा है इफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज नेग्लिजेंट। अब तुमको मैं एक चीज बताता हूं, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट मतलब क्या? नेग्लेक्ट किया उसने, कुछ काम जो है वो नेग्लेक्ट किया, जिसके कारणवश कुछ भी किसी प्रकार का पकड़ लो दुर्घटना घट गया, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट ना करे, इसका कंप्लीट जिम्मेदारी याद रखना हमेशा एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। तुम किसी भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हो, लेकिन उसको सुपरवाइज करने का ड्यूटी तुम्हारा होता है कि तुम देखोगे वो काम सही से हो रहा है कि नहीं, किस प्रकार से काम करना है वो तुम उसको नहीं बताओगे, लेकिन देखोगे कि वो नेग्लिजेंट है कि नहीं, वो नेग्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कामों को। अगर उसके नेग्लिजेंस की वजह से किसी और को नुकसान हो रहा है तो तुम ही जिम्मेदार हो। समझ में आ रहा है? ये 3 कंडीशन है जब तुम्हारा एम्प्लॉयर जिम्मेदार होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के हरकतों की वजह से, टॉर्ट की वजह से। वरना नॉर्मली एम्प्लॉयर जो है, जो बंदा एम्प्लॉय कर रहा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आता, उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आता। लेकिन ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, पहला कंडीशन ये है कि उसने खुद ऑथराइज किया है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आता है, एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड या फिर वाटर या फिर जो भी सब्सटेंस तुमने लेकर रखे हो तुम्हारे घर में, किसी दूसरे के घर में जा रहा है। तीसरा आता है तुम्हारा द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज नेग्लिजेंट, ठीक है। केस देखेंगे, फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी। An employer was not liable for damage caused by a negligently repaired lorry by an independent contractor. 2 कंडीशन है यहाँ पे, अच्छे से देखना है। पहला है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज नेग्लिजेंट। इसमें जैसे मैंने तुमको बताया था कि कुछ चीज़ों में इंडिपेंडेंट, कुछ नेग्लिजेंस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयर को पकड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयर को पकड़ नहीं सकते। दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेग्लिजेंट है कौन? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है नेग्लिजेंट। अब उसके नेग्लिजेंस की वजह से 2 केसेस हैं यहाँ पे। पहला केस है तुम्हारा, केस है फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी। दूसरा है तुम्हारा, इसमें केस लॉ नहीं है लेकिन ये कोलेटरल डैमेजेस की वजह से जो नेग्लिजेंस की वजह से जो हुआ है घटना, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। मैं तुमको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, पहला केस ये है कि लॉरी मतलब वो कार, ठीक है, पहले वो उन कार को लॉरी कहा जाता था। तो कार तुमने किसी गराज में गए, गराज का ओनर है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ओनर है वो, एक इंडिपेंडेंट काम है। तुम उसको बताओगे किस प्रकार से तुम्हारा काम वो कार ठीक करेगा? नहीं।
तुम सिर्फ उसके पास कार लेकर जाओगे। तो तुमने एम्प्लॉय किया एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, कार लेकर गया, लॉरी लेकर गया, तुम गए लॉरी लेकर उसके गराज में, गराज में वो बन के आया लॉरी, वो जो तुम्हारा कार है वो बन के आया। फिर तुमने तो उसको पैसा दे दिया कि हाँ ठीक है तूने बना के दिया, ब्रेक फेल हो गया था, बना के दिया अच्छे से, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को तुमने पैसा भी दिया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को तुमने पैसा भी दिया। उसने अगर नेग्लिजेंटली काम किया, ब्रेक सही से नहीं बनवाया, आने के टाइम में तुमने दूसरी बार एक्सीडेंट कर दी, और इस बार एक्सीडेंट का वजह कौन होगा? क्या कॉन्ट्रैक्टर होगा या फिर जो एम्प्लॉयर है वो होगा या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा? आंसर है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इस केस में एक्सपर्टीज चाहिए था, एक्सपर्टीज। तुम एक्सपर्ट नहीं हो कि कैसे ब्रेक बनाते, तुमको नहीं पता ये चीज, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से। ये ऐसा एक एक्सपर्टीज है जहां पे तुम्हारा कोई नॉलेज है ही नहीं। तो यहां पे तुम्हारा कोई गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को कोई गलती नहीं है। तुमने उसको काम दिया, उसने सही से नहीं किया, जिसके कारण तुम्हारा ब्रेक फेल हुआ, तो ये लाइबिलिटी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही जाएगा। देखो इसको और एक बार रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रीड करना है। An employer was not liable for damages caused by negligently repaired lorry by an independent contractor। दूसरा है कोलेटरल नेग्लिजेंस, मतलब तुम्हारा भी नेग्लिजेंस था। Employer may be liable for collateral negligence of independent contractor if harm occurs due to work on a highway or public space। जैसे तुमको समझाता हूं मैं, तुमने पेंटिंग के लिए लेकर आए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, तुमको पेंटिंग का पी नहीं पता, लेकिन तुम लेकर आए एक बंदे को, लेकिन तुमको पता है कि काम कैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चौथे माले का बिल्डिंग था, ऊपर में ये ऐसा विंडो था, विंडो के सामने बैठ के वो पेंट कर रहा है, विंडो के सामने उसने बहुत बड़ा एक हैमर रख दिया, ठीक है, और रास्ते से एक दो लोग जा रहे थे, हैमर वहां से विंड आया, हैमर जो है वो क्लैश करके, मतलब खिड़की के साथ क्लैश करके नीचे गिर गया और किसी एक के सर के ऊपर गिर गया और उसको हुआ डैमेज। अब ये किसका गलती है? क्योंकि गलती तो हुआ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से, लेकिन क्या तुम इस गलती को तुम्हारे पास पावर था कि नहीं कि इस गलती को तुम अवॉइड कर सकते थे? तुम एम्प्लॉयर हो, तुमने नहीं देखा अच्छे से वो क्या कर रहा है, किस प्रकार से हैमर रखा है, कहाँ पे रखा है, नीचे गिर जाएगा, पब्लिक को नुकसान होगा, इस बात का तुमने ध्यान नहीं रखा है, जिसके कारणवश किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है, नीचे हैमर जाके गिर गया। तो इस केसेस में जहां पे तुम्हारा भी योगदान है नेग्लिजेंस का, तुम नेग्लेक्ट किए, तुम्हारा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी नेग्लेक्ट किया, तो उस केस में तो हम लोग एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को तो पकड़ेंगे लेकिन एम्प्लॉयर को पकड़ेंगे। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के कारण एम्प्लॉयर को भी जो है पेमेंट करना होगा, कंपेंसेशन वगैरह देना होगा। समझ में आ चुका है? तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर क्वेश्चन आ जाए सर अपने को कैसे हम लोग को पता चलेगा कि सर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का जो लाइबिलिटी है वो पास होगा कि नहीं तुम्हारे एम्प्लॉयर के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन कैसे आंसर करें? क्योंकि यहाँ पे तो सर दो केस निकल के आ रहे, तो अपने को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से केस में एम्प्लॉयर लाइबल है, कौन से केस में एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है? तुमको सिर्फ एक चीज़ सोचना है, सोचना है, कोई भी पकड़ लो केस लॉ अगर उन्होंने दे दिया, तुमको देखना है कि एम्प्लॉयर क्या किसी भी हाल में उस केस उस घटना को ना होने से रोक सकता था क्या? हाँ जी, क्या एम्प्लॉयर कोई भी दुर्घटना जो घट चुका है उसको होने से रोक सकता था क्या? उसके पास पावर था क्या? जैसे यहाँ पे पावर था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बैठ के काम करे लेकिन उसने हैमर रख दिया विंडो के सामने, और उसको पता होना चाहिए, एम्प्लॉयर को भी पता होना चाहिए कि विंडो के सामने हैमर नहीं रखना चाहिए, बाई चांस किसी के सर में गिर गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस जहाँ पे वो पर्टिकुलरली अगर वो नेग्लिजेंट नहीं थे तो ये काम नहीं होता, मतलब वो घटना नहीं घटता, तो उन सारे केसेस में तुम्हारा एम्प्लॉयर को भी हम लोग पकड़ेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? और उन केसेस में जहाँ पे तुम कुछ कर ही नहीं, तुम्हारा एक्सपर्टीज है ही नहीं, जैसे कि तुमने लेकर गए गराज में, तुम वहाँ पे खड़े भी रहते और तुम देखती हो उसको ब्रेक बनाने में, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुमको कुछ पता नहीं वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, तुमको नहीं पता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो वहाँ पे तुम छूट सकते हो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लाइबल नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना तो ईजी है, राइट? क्या बोलना भाई मेरे, कोई दिक्कत है इसमें? एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बहुत बहुत ईजी है।
तो देखो, तुमको इतना टॉपिक याद करने में या फिर इतना टॉपिक समझने में दिक्कत अगर आ रहा है, तो जजेस को कितना दिक्कत आता होगा कोई भी किसी भी फैसले को प्रॉपरली जो है ऑन स्पॉट सुनाने में। तो जजेस का काम देखो कितना टफ है, ठीक है ना। फिर है लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ सर्वेंट, ये तो पता ही है। एन एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने खुद रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए बोला उसको। रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड वेज ऑफ डूइंग ऑथराइज्ड एक्ट, इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। पहली बात, तुमने एम्प्लॉई रखा, तुम्हारे यहाँ पे सर्वेंट रखा, ठीक है। तुमने क्या रखा, तुमने क्या रखा बताओ, तुमने रखा सर्वेंट। और जैसे तुमने सर्वेंट रखा, तुमने उसको बोला सुनना, पास में एक दुकान है, दुकान में जाके तो चिप्स के पैकेट्स लेकर आ, चिप्स के पैकेट लेकर आ। और वो गया चिप्स के पैकेट लेने के लिए। अब वो जब गया, वो देख रहा था बंदा सो रहा है, बैठ के सो रहा है, मतलब वो दुकान में जो बंदा था ना, वो सो रहा है। तो वो क्या करेगा, कैसे उसको जगाएगा? वो बोल सकता भैया भैया भाई साहब चिप्स का पैकेट दे दो, ऐसा करके बुला सकता है, लेकिन उसने नहीं बुलाया। उसने चमाट मार दिया उसको, पटाश करके, आवाज भी आया करके। जैसे उसने थप्पड़ मारा, वो जगा और बोला कि क्या चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। उसने बोला तुमने थप्पड़ क्यों मारा, ठीक है, तुमको क्या चाहिए, तुमने थप्पड़ क्यों मारा, ठीक है। बोला कि भाई मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो ये एक प्रकार का टॉर्ट है, ठीक है। क्या गलत किया कि नहीं बताओ, थप्पड़ मारा, रॉन्ग काम है, राइट। इसका भरपाई कौन करेगा, एम्प्लॉयर। क्यों, दो कंडीशन, एक तो ये हो सकता है कि उसने खुद बोला कि अगर तुझे वो मिले और वो अगर तुझे दिखे कि वो सो रहा है तो चमाट मार देना, चमाट मार के उठा देना, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि तुमने उसको बोला तू चिप्स लेकर आ, लेकिन तूने बताया नहीं कि कैसे लेकर आना है। उसने जबरदस्ती उसको मारा है, थप्पड़ मारा है जगाने के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा काम किया, तुमने काम करने के लिए बोला, चिप्स लाने के लिए बोला, लेकिन ऐसे नहीं बताया कि कैसे चिप्स लाना है। तुमने ऐसा बताया नहीं कि उसको थप्पड़ मार के जगा के, तुमने कुछ नहीं किया। एम्प्लॉयर का कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लायबल, क्योंकि सर्वेंट है तुम्हारा, ठीक है। तो रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर। दूसरा, रॉन्गफुल एंड अनऑथराइज्ड वेज ऑफ डूइंग ऑथराइज्ड एक्ट। मतलब ऑथराइज्ड एक्ट तो ये है कि चिप्स लाना तो ऑथराइज्ड है, लेकिन अनऑथराइज्ड वे में उसने चिप्स लाया, उसने उसके चमाट मार के जगाया। समझ में आ रहा है ना, अनऑथराइज्ड वे में चिप्स लाया, तब भी तुम जिम्मेदार हो, कौन, एम्प्लॉयर, ठीक है। केस लॉ, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। केस लॉ देखो अच्छे से एक बार, केस लॉ देखो अच्छे से एक बार। केस लॉ, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1942। इसमें क्या हुआ, A patrol lorry driver caused an explosion by lighting a cigarette while transferring petrol. पहली बात, the employer was held liable as the act occurred during the course of employment. पेट्रोल लॉरी ड्राइवर, वो ट्रक का ड्राइवर, वो पेट्रोल ट्रांसफर के टाइम करने के टाइम में उसने सिगरेट जला दिया और क्या हुआ, जल गया पूरा, बूम ब्लास्ट। कौन भरेगा, कौन भरेगा, वो जो ओरिजिनल मालिक है उस एजेंसी का जिसके द्वारा वो ट्रांसफ़र करवाया जा रहा था, एम्प्लॉयर। ये तो एक तुच्छ सा ड्राइवर ही था, लेकिन वो तो एम्प्लॉयर थे, उसको पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब पेट्रोल लॉरी ड्राइवर कॉज्ड एन एक्सप्लोजन बाय लाइटिंग ए सिगरेट वाइल ट्रांसफरिंग पेट्रोल। द एम्प्लॉयर वॉज हेल्ड लाइबल एज द एक्ट ऑकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाला है वो है विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। क्या देखेंगे हम लोग, विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये सिंपल चीज है, दो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने। एक क्वेश्चन ये है कि क्या सॉवरियन फंक्शन के लिए था कि नहीं, सॉवरियन फंक्शन एंड नॉन सॉवरियन फंक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है, सॉवरियन फंक्शन, नॉन सॉवरियन। सॉवरियन फंक्शन का मतलब क्या होता है, सॉवरियन, नॉन सॉवरियन फंक्शन। सॉवरियन फंक्शन मतलब देश के हित के लिए, नॉन सॉवरियन फंक्शन मतलब देश के हित के लिए नहीं था, या वही था। सॉवरियन फंक्शन मतलब देश एंड कानून के हित के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, हाँ जी। सॉवरियन फंक्शन, एक्टिविटीज दैट आर एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंटल,
defense, maintaining law and order, the state enjoys immunity from tortious liability for their function. मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जो मैं पढ़ाऊँगा वही पकड़ लो। कहीं पे दंगा हुआ है, कहीं पे दंगा हुआ है, ठीक है, और पुलिस जो है ना वो दौड़ दौड़ के गए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फिक्स करने के लिए। उसी टाइम पे तुम भी घर से निकले थे और उसी रास्ते से जा रहे थे। पुलिस ने सोचा कि तुम भी एक वहीं के हो जो दंगा कर रहा है, दंगाई हो तुमको भी मार दिया वहाँ पे। मारा मतलब थप्पड़ ऊपर मारा, डंडा से मारा और तुमको घर भेज दिया। लेकिन तुम उनमें से थे नहीं, तुम वापस केस किए पुलिस के ऊपर, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि तुम्हारे साथ गलत हो चुका है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट लायबल रहेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एनफोर्समेंट को लेकर गए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। उस वक्त तुम वहां पे थे, वो पुलिस का भी गलती नहीं है। तो अगर पुलिस वहां पे पीस लाना चाहता था, मतलब सॉवरेन फंक्शन है, कंट्री के हित के लिए है, लोगों के हित के लिए है, जनता के हित के लिए गवर्नमेंटल एक्शन है ये, तो उस टाइम पे तुमको इम्यूनिटी मिलता है। किसको मिलेगा? पुलिस को इम्यूनिटी मिलेगा। तो पुलिस के ऊपर केस नहीं कर सकते तुम। तो जनता के भलाई के लिए अगर किसी काम में तुमको नुकसान हो गया तो पुलिस के ऊपर केस नहीं कर सकते। पुलिस का जो नॉर्मल काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, उस टाइम पे अगर पुलिस से कोई गलती हो गया, तुमको चपेट पड़ गया, तुमको मार पड़ गया, तो पुलिस का कोई वहां पे टॉर्टियस लाइबिलिटी नहीं रहेगा, वो इम्यून रहेंगे। उसको कहा जाता है सॉवरियन फंक्शन। सॉवरियन फंक्शन नाम से पता चल रहा है, सॉवरियन फंक्शन। नॉन सॉवरियन फंक्शन, एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल नेचर और दोज दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, द स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्टियस अराइजिंग फ्रॉम दिस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नॉन सॉवरियन फंक्शन जहां पे कमर्शियल नेचर का हो, ठीक है, दोज दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जैसे मैं तुमको समझाता हूं, तुम ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, तुम ट्रेन से जा रहे हो, तुमने ट्रेन का खाना खाया और ट्रेन का खाना दे रहा है IRCTC, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खाना दे रहा है। उस खाने को खा के तुमको हो गया फूड पॉइजनिंग, तुमको हो गया फूड पॉइजनिंग। क्या तुम केस कर सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर? हाँ, कर सकते हो। तब तुम गवर्नमेंट के ऊपर, IRCTC के ऊपर डायरेक्ट केस कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल नेचर का था वो काम, वो पब्लिक के भलाई के लिए तुम खाना नहीं खिलवा रहे हो, ठीक है, ये तुम पैसा दे के मैं खरीद रहा हूं तुमसे, तुम गवर्नमेंट हो, तुम्हारे वहां पे डिपार्टमेंट ने किसी ने करप्शन किया है जिसके कारण बासी खाना तुम खिला रहे हो हम लोगों को, और हमको पता भी नहीं है, वहां पे केमिकल वेमिकल मिक्स करके तुम दे रहे हो, अपने को पता भी नहीं लग रहा है, और खाने के बाद हो गया फूड पॉइजनिंग। समझ में आ रहा है? किसी एक दो इंसान के वजह से अगर कोई वहां पे गलत काम कर रहा है तो उसको हम लोग पकड़ेंगे, गवर्नमेंट को लायबल कर सकते हैं हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी प्रकार किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में अगर तुम जाओगे तो तुमसे अगर कोई भी बंदा करप्शन के लिए पैसा मांग रहा है कि तुम पैसे दो तभी जाके तुम्हारा काम होगा, SBI में जा रहे हो, तुम्हारा FD है, FD तोड़वाना है तुमको, पैसा दो तभी जाके FD तोड़ सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से अगर कुछ भी हो रहा है, इस प्रकार से अगर कुछ भी हो रहा है, इस प्रकार से अगर कुछ भी हो रहा है तो तुम केस कर सकते हो, क्योंकि वो बंदा अकेला गलत है, वो सॉवरेन फंक्शन नहीं है, वो गलत काम कर रहा है। सॉवरेन फंक्शन मतलब देश के हित के लिए। क्या वो देश के हित के लिए वो करप्शन कर रहा है? नहीं। को पकड़ो, गवर्नमेंट को केस कर दो, डिपार्टमेंट को पूरा केस कर दो, लपेटे में ले लो सबको। समझ में आ रहा है? तो यही है सॉवरेन फंक्शन, नॉन सॉवरेन फंक्शन। याद रखना, ये इंग्लैंड का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आता एग्जामिनेशन में, तुमको इंडिया का ही पूछेगा। सॉवरेन नॉन सॉवरेन तुमको सिर्फ याद रखना, अगर सॉवरेन फंक्शन है तो गवर्नमेंट लायबल हो सकता है, नहीं हो सकता। सॉवरेन फंक्शन है तो गवर्नमेंट लायबल नहीं हो सकता है, नॉन सॉवरेन फंक्शन है तो गवर्नमेंट लायबल रहेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको ही तुमको पढ़ के जाना होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद देखो, ये जो गवर्नमेंट को हम लोग केस कर सकते हैं ना, ये आर्टिकल 300 में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सू और बी सूड। उसको हम लोग केस कर सकते हैं, खुद वो किसी और के ऊपर सू कर सकता है और वो खुद भी सू हो सकता है, उसको भी हम सू कर सकते हैं। एज अ यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स में सू और बी सूड इन द नेम ऑफ द स्टेट। द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट इज द सेम एज दैट ऑफ ए dominion of India or province before the constitution. This
रूल इज सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सीधा ही बोल रहा है कि तुम सू कर सकते हो, गवर्नमेंट को सू कर सकते हो तुमको। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सुप्रीम है, उसको सू नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। तो एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में पूछ लिया तो भैया बताओ कौन से आर्टिकल्स तुमको पावर दे, तो आर्टिकल 300 बता देना है, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 300 टिक कर देना है, ठीक है। वो पावर देता है हमको सू करने के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर लास्ट में जो आता है वो है रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। टॉर्ट्स में ये प्रकार, इस प्रकार से गलत, ये टाइप्स ऑफ रॉन्ग है। अगर तुम पूछोगे क्या रॉन्ग है तो टाइप्स ऑफ रॉन्ग ये है। नंबर 1 है बैटरी, नंबर 2 है असल्ट, नंबर 3 है बॉडीली हार्म, नंबर 4 है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, नंबर उसके बाद 5 है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड नंबर 6 है नर्वस शॉक, नंबर 7 है डिफेमेशन, इसी के साथ खत्म आई थिंक, हाँ। और लास्ट में तुम्हारा रेमेडीज है टॉर्ट्स में। तो ये 2 ही टॉपिक बचा है, ये कर रहेंगे हम लोग अभी के अभी। रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम समझो अच्छे से। बैटरी मतलब क्या होता है? बैटरी का मतलब होता है किसी को स्लाइटेस्ट टच से हार्म कर देना। देखो इवन स्लाइटेस्ट टचिंग काउंट्स। स्लाइटेस्ट टच करके अगर तुम किसी को टच कर रहे हो, फिजिकली टच कर रहे हो, कहीं पे भी टच करो, शोल्डर में कर दिए, हाथ में कर दिए, पैर में कर दिए, कहीं पर भी टच करो, विदाउट परमिशन तुमने टच किया, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, तो अगर फिजिकल कांटेक्ट हुआ अनवांटेड, ऐसा नहीं भीड़ भाड़ में, मतलब पकड़ लो ट्रेन में जा रहे हो थोड़ा धक्का लग गया, बस में जा रहे थोड़ा धक्का लग गया, वो वाला नहीं। ये बस में भी तुमने उंगली देके तुमने टच करने की कोशिश की, कहीं पर भी बॉडी के किसी भी कोने में, सर में, मुंह में, हाथ में, शोल्डर में, पीठ में, तो अगर अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट है विथ अनदर पर्सन और तुम्हारे पास कोई जस्टिफाइबल रीजन भी नहीं देने के लिए कि क्यों कांटेक्ट हुआ, तो वो है बैटरी। स्लाइटेस्ट टच भी काउंट होता है, ठीक है। विदाउट कंसेंट अगर है और लीगल जस्टिफिकेशन, मतलब कंसेंट तो है ही नहीं, ये बाई चांस लग गया, तो तुमको लीगल जस्टिफिकेशन देना होगा कि हाँ सर वो ब्रेक मारा था जिसके कारण मेरा हाथ ऐसे था और इस प्रकार से लग गया था और आपको पता है मैं पीछे खड़ा हूं, तो वो लीगल जस्टिफिकेशन देना होगा। अगर तुम्हारे पास लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है लीगल जस्टिफिकेशन, तो वो बैटरी है, तुमको पकड़ के ले जाएगा पुलिस। की एलिमेंट्स क्या है बैटरी होने के लिए, क्या क्या चाहिए होगा? फोर्स यूज करना है, इवन ट्राइवियल मतलब जितना ही कम क्यों ना हो जाए, एकदम हल्का सा टच भी। नो कंसेंट फ्रॉम द पर्सन टच्ड, नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द फोर्स। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई तो बैटरी है। एग्जाम्पल शोविंग समवन इवन स्लाइटली विदाउट देयर परमिशन, किसी को पकड़ के हिला देना, किसी को पकड़ के ऐसे ऐसे शेक करना किसी को, तो वो क्या है बताओ? बैटरी है। असल्ट मतलब मार डालने का धमकी, ये लिख सकते हो तुम, हिंदी में लिख लो या फिर इंग्लिश में लिख लो, मार डालने का धमकी, या तो मार डालने का धमकी। नॉर्मली मार डालने का धमकी ही होता है। तुम देखो कहीं पर भी न्यू मार्केट में पहले चले जाओ, इतने भीड़, इतने लोगों का भीड़ है कलकत्ता में, न्यू मार्केट प्लैनेड, वहाँ पे इतना भीड़ है, किसी के साथ धक्का मुक्की लग गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो क्या बोलता है? मार मेरे देवो तो के मार डालेगा तुमको, ठीक है। मार डालेगा थोड़ी ना, मार डालेगा ऐसा तो पॉसिबल है, मार डालेगा, लेकिन धमकी तो देता है ना, तो मारने का धमकी। या तो ऐसा बोलेगा कि यार इतना पीटेंगे तुमको, इस प्रकार से गाली गलौज हो सकता है। तो ये जो गाली गलौज करना, मार डालना के धमकी या फिर मारने का धमकी, इनको कहा जाता है असल्ट। क्रिएटिंग फियर इन समवन दैट दे आर अबाउट टू बी फिजिकली अटैक्ड, तुम किसी को फिजिकली बैटरी करने वाले हो। इट्स द थ्रेट ऑफ कॉन्टैक्ट नॉट द कॉन्टैक्ट इटसेल्फ। कॉन्टैक्ट हो गया तो वो बैटरी है, लेकिन कॉन्टैक्ट करने का थ्रेट, तुमको मार देगा हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार डालने का धमकी है वही नहीं, नॉर्मल धमकी भी हो सकती, तुमको मारेगा, तुमको टच करेगा। हम टच कैसे करेगा? मारेगा, थप्पड़ मारेगा या फिर जूता से मारेगा, कुछ भी। तो जो टच होगा ना, कॉन्टैक्ट होगा, वो जो फियर है, फियर बिल्ड करना किसी के दिमाग में कि मैं तुमको मारूंगा, थ्रेट करना किसी को, थ्रेट कर, वो है असल्ट। की एलिमेंट्स, डिफेंडेंट एक्शंस मेक द प्लेंटिफ बिलीव दे विल बी टच्ड। डिफेंडेंट कौन? जिसके ऊपर तुमने केस किया,
उसके एक्शन से तुमको पता चला कि तुमको टच होने वाला है, तुम्हारे बॉडी के साथ टच होने वाला है, क्योंकि उसने बोला तुमको मारेगा, तो तुम्हारे दिमाग में ये आया सवाल, तो ये असल्ट। द प्लांटिफ्स फियर इज रीजनेबल, प्लांटिफ जो जिसने केस किया उसका जो फियर है वो रीजनेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल, रेजिंग योर फिस्ट टू पंच समवन, ऐसे मतलब हाथ उठा के ऐसे दिखाना, मतलब क्या, मारेगा ही तुम, मारा नहीं लेकिन दिखाना मतलब क्या कि मारेगा, राइट। तो दिखाना, अगर मार दिया तो वो तो बैटरी है, वो बैटरी टच हो गया तो वो बैटरी है, टच नहीं हुआ ऐसे दिखा के रखा है तुमने सिर्फ, उसको कहा जाता है असल्ट। इवन इफ यू डोंट एक्चुअली हिट हिम, तुमने हिट नहीं किया लेकिन तुमने दिखाया तो उसको कि तुम हिट करने वाले हो। समझ में आ रहा है भाई मेरे। पॉइंटिंग अ लोडेड गन एट समवन, या तो तुम लोडेड गन किसी को सर के ऊपर दे के खड़े हो, मारा नहीं है तुमने लेकिन खड़े हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि वो मारेगा, तुम मारेगा उसको, ठीक है। तो इसको कहा जाता है असल्ट। असल्ट मतलब मारने का धमकी, मार डालने का धमकी या फिर मारने का धमकी, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, ये लिख लो। बॉडीली हार्म मतलब फिजिकली डिस्ट्रेस पहुंचाना, फिजिकली सच्ची में उसको हार्म करना, ठीक है। देखो, बॉडीली हार्म, इंटेंशनली इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस लीडिंग टू फिजिकल हार्म। Bodily harm, what it is, intentionally doing something that causes someone severe emotional distress which then leads to physical harm। तुमने किसी को ऐसा कुछ उसको बोल दिया, ऐसा कुछ उसको बोल दिया जिसके कारण उसको वो कोमा में चला गया या तो वो ट्रॉमेटाइज हो गया, ठीक है। की एलिमेंट्स, डिफेंडेंट एक्ट इज इंटेंशनल, इट इज कैलकुलेटेड टू कॉज फिजिकल हार्म, इट एक्चुअली कॉजेज फिजिकल हार्म, ठीक है। तुमको पता था, कान में ये गुनगुना दूंगा मैं मौसी के बारे में तो सासू माँ का क्या हो जाएगा बताओ, एकदम उल्टा सीधा हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो तुम प्लानिंग प्लॉटिंग करके करते हो ना, जिसके कारण किसी को पकड़ लो, कोई सीजर आ गया, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं जो टेंशन के कारण जो है ना उनको हार्म हो जाता है, वो कोई कुछ भी चीज़ उसको बोल दोगे तो उसको अटैक आ जाता है, तो वो सारा काउंट होता है यहाँ पे बॉडीली हार्म। तुमने किसी को बोला, एक्चुअली में हिट नहीं किया तुमने, यहाँ पे तुमने किसी को कुछ बोला जिसके कारण उसको फिजिकली हार्म हो चुका है, ठीक है। सेइंग समथिंग, कान में फुसफुसा दिया उसको, मंत्र बोल दिया, मंत्र फुसफुसा दिया और वो डर गया, समझे। तो बॉडीली हार्म समझ में आ रहा है, इंटेंशनली तुमने उसके कान में कुछ बोला या उसके सामने कुछ बोला जिसके कारण उसका पैरालिसिस हो गया, बॉडीली हार्म हुआ। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तुम मार नहीं रहे हो, यहाँ पे मरने का धमकी दे रहे हो, यहाँ पे तो सच्ची में तुमने टच किया बॉडी, बैटरी, ठीक है। अच्छा, फॉल्स इंप्रिजन में तुमको पता है, झूठे केस में फंसाना। अनलॉफुली रिस्ट्रिक्टिंग समवंस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तुमने किसी को झूठे केस में जेल में घुसा के रख दिए, तो ये क्या है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट है। It does not necessarily mean being locked in a room. It's about being prevented from going where you have the right to go. ठीक है, तुमको रोकना, इस मतलब क्या से कैसे, हाँ फॉल्स कैसे, सिर्फ ये नहीं कि तुमको रूम में लॉक करके रख दिए, तुम कहीं पे जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, तुमको यूएसए जाना है लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट लेकर रख दिया पुलिस ने, ठीक है, तुमको रोक रहा है कहीं से कहीं पे जाने के लिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अनलॉफुली रिस्ट्रिक्टिंग समवंस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, याद रखना, ऐसा नहीं तुमको जेल में घुसा के बंद करके ही रखना है, ऐसा नहीं है, तुमको तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, स्टेट से बाहर नहीं जा, दुनिया छोड़ दो, सॉरी क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल ट्रैवल छोड़ दो, तुमको नेशनल ट्रैवल करने के लिए अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तुम्हारे मूवमेंट को, तो वो जाएगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। की एलिमेंट्स, टोटल रिस्ट्रेंट्स ऑफ समवंस लिबर्टी, द रिस्ट्रेंट इज फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम, इवन शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है। नो लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द रिस्ट्रेंट, तुम कुछ लीगल जस्टिफिकेशन दे ही नहीं पा रहे हो, तो उसको हम लोग तब जाके हम कहेंगे कि चलो ये फॉल्स है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। एग्जाम्पल, लॉकिंग समवन इन अ रूम बट ऑल्सो ब्लॉकिंग समवन फ्रॉम लिविंग अ पब्लिक प्लेस व्हेन दे हैव द राइट टू लीव। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट से तुम उसको नहीं जाने दे रहे हो। थ्रेटनिंग समवन विथ फोर्स इफ दे ट्राई टू लीव, उसको धक्का देके तुम बिठा रखे हो, बैठ यहाँ पे चुपचाप, बैठ यहाँ पे चुपचाप, वरना कान के नीचे लगाएंगे, चुपचाप बैठ, तुम जा नहीं सकते,
ऐसे करके, समझ में आ रहा है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। क्या बताओ? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब बताओ ना। हाँ जी, मैलिशियसली, मैलिशियसली तुमने कोई काम किया। स्टार्टिंग अ लीगल केस। क्या बताओ? लीगल केस, यूजुअली क्रिमिनल, अगेंस्ट समवन विद बैड इंटेंशन। तुमने किसी के ऊपर झूठा केस कर रहे हो, स्टार्ट कर दियो मैलिशियसली। तुम्हारे दिमाग में ये कुकर्म था कि तुम स्टार्ट करो, उसको फंसाओगे, ठीक है, विद बैड इंटेंशन एंड विदाउट अ गुड रीजन। द केस मस्ट इवेंचुअली बी वोन बाय द पर्सन हु वाज सूड। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तभी वो कंप्लीट होगा, तभी वो आंसर, तभी वो चीज, कोई भी केस चल रहा है, वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कब है? जिसको तुमने सू किया वो जीत गया और पता चल चुका है कि भैया तुमने झूठा केस किया था मैलिशियसली, उसको हम लोग कहेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो की इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे इसमें? की एलिमेंट्स ये रहेगा कि डिफेंडेंट स्टार्टेड अ लीगल केस अगेंस्ट द प्लेंटिफ, देयर वाज नो गुड रीजन फॉर द केस, द डिफेंडेंट एक्टेड मैलिशियसली, द प्लेंटिफ वाज हार्म्ड, रेप्यूटेशन, फ्रीडम, प्रॉपर्टी को, प्लेंटिफ को दिक्कत आया। द ओरिजिनल केस एंडेड इन द प्लेंटिफ्स फेवर, लेकिन अंत तक प्लेंटिफ जीत चुका था केस को। तब पता चला ना कि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, तब पता चला ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है। क्या ये समझ में आ रहा है? ब्यूटिफुल नोट्स, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट नोट, सिंपली रिपोर्टिंग फैक्ट टू पुलिस इजंट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इफ द पुलिस देन डिसाइड्स टू परस्यू अ केस ऑन देयर ओन, द डिफेंडेंट मस्ट हैव इंस्टिगेटेड द प्रोसिक्यूशन। तुम पुलिस को जाके बोल रहे हो कि सर मेरे को ऐसा सा लगता है, तुम बोल के आ गए और तुमने कुछ बोला नहीं है, लेकिन तो पुलिस अपने आप ही केस स्टार्ट कर दिए तुम्हारे अगेंस्ट, तो वो अलग बात है, पुलिस ने स्टार्ट किया। लेकिन अगर तुम पुलिस को भड़का रहे हो तब वो अलग चीज है। Falsely accusing someone of theft knowing they didn't do it and getting them arrested, if that person is later found innocent, they might have a case for malicious prosecution. बाद में पता चला वो इनोसेंट था, वो तुम्हारे ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर देगा और तुमको बहुत अच्छा कोर्ट जो है, जज जो है, बहुत अच्छा तुमको भाई सबक सिखाएगा। समझ में आ रहा है? लास्ट में है नर्वस शॉक। नर्वस शॉक भी एक प्रकार का बॉडीली हार्म के जैसा ही है। इंटेंशनल नेग्लिजेंट इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस लीडिंग टू फिजिकल हार्म, ये भी वही है नर्वस शॉक। व्हाट इज इट? एक्सपीरियंसिंग फिजिकल हार्म बिकॉज ऑफ सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनली किसको इतना तरबा देना कि वो उसका बॉडी जो है बाद में पैरालाइज हो जाए या फिर कोई भी किसी प्रकार का उसको बीमारी आ जाए, कॉज्ड बाय समवन्स एल्स एक्शन और वर्ड्स। इट नॉट जस्ट बीइंग अपसेट नहीं, इट्स अ शॉक ऑफ नर्वस सिस्टम का शॉक है, पैरालाइज हो गया, दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन फिजिकल इलनेस। की एलिमेंट्स, द डिफेंडेंट कंडक्ट कॉज्ड द प्लेंटिफ सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस, द इमोशनल डिस्ट्रेस रिजल्टेड इन फिजिकल हार्म और इलनेस। ठीक है, इतना इमोशनली उसको कमजोर कर दिया कि उसको दिक्कत आ गया बाद में। एग्जाम्पल, witnessing a horrific accident and developing post-traumatic stress disorder that causes physical symptoms like insomnia, headaches. The distress must be severe and result in actual pain, physical harm. ठीक है, तुम एक्सीडेंट किए, तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ और तुम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आ गए, जिसके कारण कोई भी बंदा अगर तुम्हारे सामने एक्सीडेंट के बारे में बात करेगा तो तुमको ट्रॉमा में चले जाओगे, तुम वो सदमे में चले जाओगे। ठीक है, ये आता है तुम्हारा नर्वस शॉक पे, तुम उसके सामने ऐसा बोल नहीं सकते। डिफेमेशन तुमको पता है, किसी के नाम का बदनामी करना, बस इतना ही शॉर्टकट है। डैमेजिंग समवन्स रेप्यूटेशन। की एलिमेंट्स क्या है? अ फॉल्स स्टेटमेंट इज मेड अबाउट द प्लेंटिफ मतलब वही जो तुम्हारे ऊपर केस कर देता है। द स्टेटमेंट इज पब्लिश्ड, शेयर्ड विद अदर्स, द स्टेटमेंट हार्म्स द प्लेंटिफ्स रेप्यूटेशन। टाइप्स, लेबल, डिफेमेशन इज परमानेंट फॉर्म, परमानेंट फॉर्म राइटिंग में हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, एक्सेट्रा। थिंकिंग लिबरली परमानेंट हो सकता है। स्लैंडर, डिफेमेशन इज टेम्पररी फॉर्म, स्पोकन वर्ड्स, जेस्चर, थिंक लाउड, टेम्पररी। ठीक है, तो लेबल फॉर्मेट में अगर है मतलब परमानेंट है,
रिटन है, पिक्चर है, वीडियो एक्सेट्रा। एंड स्लैंडर में है तो टेम्पररी है, जो कि स्पोकन वर्ड्स है, जेस्चर्स है, तुमने किसी के सामने उसको गाली दे दिया तो ये स्लैंडर करना हो गया, उसको कहा जाता है स्लैंडर करना, बदनामी करना लेकिन इन अ स्लैंडर वे, जहाँ पे डिफेमेशन हो रहा है, टेम्पररी है। लेकिन लाइबल जो है, जो परमानेंट डिफेमेशन है, किसी के अगेंस्ट वीडियो बना लिया तुमने, पिक्चर क्लिक कर लिया, रिटर्न में किस लिख दिया, वो परमानेंट है, वो तो जा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ओके, वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन के दो टाइप्स तुमको मैंने पढ़ा दिया, टाइप्स है लिबल एंड स्लैंडर, ये दो याद रखना है। सर दिखाई नहीं दे रहा है भाई, मन से देखो, मन से, तन मन से देखो, सब दिखेगा, लाइबल, स्लैंडर, और ये है टाइप्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट, जो कि है टॉर्ट में रेमेडीज। टॉर्ट में क्या है बताओ? टॉर्ट में क्या है सर? टॉर्ट में है रेमेडीज। रेमेडीज मतलब ये कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, टॉर्ट हो रहा है, तो तुमको ये लॉ, ये टॉर्ट का चैप्टर तुमको दो प्रकार के रेमेडीज देता है। एक होता है तुम्हारा जुडिशियल रेमेडी, एक होता है तुम्हारा जुडिशियल रेमेडी जो जज तुमको देगा, दूसरा होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी जो तुम अपने आप लोगे। सेल्फ हेल्प कहते हैं उसको हम, सेल्फ हेल्प कहते हैं उसको हम, सेल्फ हेल्प। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं। देखो सबसे पहले सेल्फ हेल्प वाला सुन लो, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, जो जहां पे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। पहला है सेल्फ डिफेंस। ये रीड करना है, मैं ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ईजी है। सेल्फ डिफेंस मतलब कोई तुमको टच करने की कोशिश करे, तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको थप्पड़ मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो है सेल्फ डिफेंस। ठीक है, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। कोई तुम्हारे घर में घुस रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है, तो तुमने उसको मना कर दिया, प्रिवेंट कर दिया, तुमने उसको परमिशन नहीं दिया, जा यहां से निकल। ठीक है, या फिर तुमने उसको धक्का मार के निकाल दिया तुम्हारे घर से, तुम्हारे प्रॉपर्टी से निकाल दिया, तो उसको कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। कोई जोर जबरदस्ती तुम्हारे घर में आ रहा था, तुमने ट्रेसपास कर रहा था, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, तुमने उसको निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट रिकैप्चर ऑनलाइन, री एंट्री ऑनलाइन। इसका मतलब यह है कि किसी ने तुम्हारे जगह को रॉन्गफुली एक्वायर कर रखा है, तुमने उसको निकाल दिया। इफ समवन हैज रॉन्गफुली टेकन पोजीशन ऑफ योर लैंड, यू कैन रीटेक पीसफुली एंड रीजनेबली। तुम पीसफुली ले सकते हो उससे तुम्हारा जमीन। रिकैप्चर ऑफ गुड मतलब तुम्हारा कैटल वगैरह जो है, अगर किसी घर में चले गए, ठीक है, तुम्हारा गाय भैंस किसी के घर में चला गया, ठीक है, वो घास खाते खाते चला गया, ठीक है, तो क्या होगा? तुम टेक बैक तुम ले सकते हो, तुम्हारे गाय भैंस को लेकर आ सकते हो घर में, हाँ लेकर आ सकते हो, तुम्हारी ही है। टेकिंग बैक योर ओन प्रॉपर्टी दैट समवन हैज रॉन्गफुली टेकन और केप्ट यूजिंग रीजनेबल फोर्स इफ नेसेसरी। तो थोड़ा रीजनेबल फोर्स लगा के तुम लेकर, जोर जबरदस्ती करके लेकर आ सकते हो, थोड़ा लगाना है रीजनेबल फोर्स, ऐसा नहीं कि उसको मार देना एकदम। ठीक है, एबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। पकड़ लो तुम्हारे घर में, यह है तुम्हारा घर, यह है तुम्हारा घर, और तुम्हारे घर में क्या हुआ कि किसी दूसरे के घर से ये जो ब्रांच है ये तुम्हारे घर में एंट्री ले रहा है। तुम्हारा ऊपर छत खुला है और किसी दूसरे के घर से ब्रांचेस आके तुम्हारे घर में एंट्री ले रहा है, तो तुम्हारे पास पूरा हक है, अधिकार है कि तुम इस ब्रांचेस को काट दो, तुम इस ब्रांचेस को काट दो। ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, इसको तुम काट सकते हो। ठीक है, देखो, इफ समवन on a neighboring property is causing a nuisance, example overhanging branches, spreading roots, you can fix it yourself, but you must give notice to the neighbor, use the least harmful method and avoid unnecessary damage. पहले उनको बता देना कि हम काटेंगे तुम्हारे रूट्स को क्योंकि वो मेरे घर में एंट्री ले रहा है, और सबसे लीस्ट हार्मफुल मेथड यूज करना है। ऐसा नहीं कि नमक दे के पूरा गाछ, पूरा ये ट्री को मार देना है ना, लीस्ट हार्मफुल मेथड, कैंची से काटना है। अवॉइड अननेसेसरी डैमेजेस, तो जितना अननेसेसरी डैमेज अवॉइड कर पाओ उतना अननेसेसरी डैमेज करना। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट मतलब क्या है सर? वो लाइव स्टॉक वाला जो है वही है कि किसी के घर में तुम्हारा चला गया, क्या चला गया सर? तुम्हारे घर में डॉगी है, किसी के दूसरे घर में चला गया, तुम्हारे घर में हैन है, मुर्गी है जो दूसरे घर में चला गया तुम्हारे घर में, और डक्स है तुम्हारे घर में, कैट्स है जो दूसरे घर में चला गया तुम्हारे घर में,
गोट्स है, शिप्स है, तो ये सारे जो तुमने पाल के रखे हो पालतू जानवर वगैरह किसी और के घर में चले गए और खाते खाते खेलते खेलते चले गए, उनको पता नहीं था और वो उनको रख दिए, बंदी बना के रख दिए। तुम लेकर आ सकते हो। हाँ, इफ लाइफ स्टॉक और अदर प्रॉपर्टीज इज ऑन योर लैंड कॉजिंग डैमेज यू कैन होल्ड इट अंटिल द ओनर पेज फॉर द डैमेज। ये उल्टा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी और का पकड़ लो गाय बकरी, वो आ गया तुम्हारे घर में और पूरा तुम्हारा फूल बागान जो है पूरा खा लिया, और जितना डैमेज हुआ उतना डैमेज तुमको रिकवर करने के लिए उसको बंदी बना के रख दो। जब उसका ओनर आएगा पैसा ले लेना, उनको छोड़ देना है। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, क्या ये समझ में आ रहा है? डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, ठीक है। जो भी डिस्ट्रेस हुआ तुमको, जो भी डैमेज हुआ उसका भरपाई तो करना ही होगा, ठीक है। और ये रिकैप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स में कुछ भी हो सकता है। किसी ने भी तुम्हारा पकड़ लो बैडमिंटन रैकेट लेकर चले गए, तो तुम क्या लेकर आ सकते हो? हाँ, लेकर आ सकते हो, ठीक है। चलो, ये हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ है नहीं, सब क्लियर है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। हमारा फ्री एक ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। उसमें क्या होता है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा तुम लोग को मदद कर दूंगा फॉर योर एग्जामिनेशन। जाते जाते एक कहावत यह है कि मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती है। इस बात का ध्यान रखना। आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।